हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, आपके 2 दिन निकल चुके हैं। ठीक है, तो एंजॉय करो। जिनका बोथ ग्रुप्स गया है अभी तो आराम से एंजॉय करो। रिजल्ट तक कुछ नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, सर सीवी बना लो, ये बना लो, और एंजॉय द टाइम। ठीक है, ये मोमेंट को एंजॉय करो, सच में बोल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज इस मोमेंट में आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपने बहुत टाइम से रोक रखा था। अरे घूमो फिरो, जो करना है करो। ठीक है, हाँ, मेरे ऐसा अगर ख़राब किस्मत नहीं होगा तो आरटी का शिफ्ट चल रहा होगा आपका, आरटी का शिफ्ट करो जाके। बिकॉज मुझे तो एग्ज़ाम के कल के फ़ोन आ गया था कि आज जो ऑडिट का टाइम है, एंड उस समय डेट एक्सटेंड हो रहे थे। ठीक है, चलो सर बात करते हैं। ये बेसिकली वीडियो उनके लिए जो बोथ ग्रुप वाले हो, देखना चाहो तो देख सकते हो, बट अदरवाइज जिनका नवंबर में बोथ ग्रुप्स है, बिकॉज कहीं ना कहीं 5-6 महीने पहले आपको छुट्टी मिल जाती है, एंड अब आप रिविजन फेज में आ चुके होंगे जो नवंबर 23 के लिए अटेम्प्ट में जाने वाले हो, या जिनका भी एक ग्रुप गया हुआ है, नेक्स्ट एक ग्रुप के लाने वाले हो, जिनको पता नहीं कि इस ग्रुप में क्या चला है, इस ग्रुप में क्या चला है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इस बार जो ग्रुप 1 के पेपर्स थे, ग्रुप 2 के पेपर्स थे, उनका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सर ग्रुप 1 के पेपर्स अगर मैं लेवल की बात करूँ तो सच में लेवल टफ था। ठीक है, कुछ जगह अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई। अब से बोलते हैं सर आया तो सिलेबस में ही था। हाँ भाई, आया सिलेबस में था। एक मैंने कमेंट भी देखा, सर जो नहीं आया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिलेबस सही सब कुछ था। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि एफआर में सिलेबस से कुछ बाहर से था, बट यस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज 2 बार एग्रीकल्चर रिपीट होना, ऑपरेटिंग सेगमेंट 16 मार्क्स का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हार्ड था। ठीक है, अगर जिसने अच्छे से किया होगा बेटर पेपर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा पेपर गया। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ये उनके लिए बस एक सचेत कर रहा हूँ कि जो ए और बी सिर्फ करके जाते हैं उनके लिए। ठीक है, एसएफएम बहुत हार्ड। ठीक है, एसएफएम लेवल सच में हार्ड था। ठीक है, बात करते हैं ऑडिट, बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे बट ठीक ठाक मैनेजेबल था। बट उसको भी मैं अबव एवरेज रखूंगा, बिकॉज वो जो नए क्वेश्चन थे वो आपको ठीक ठाक वाले क्वेश्चंस को भी बर्बाद कर सकते हैं। लॉ प्योर प्रोविजन वाइज क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन बैंक से अच्छा खासा क्वेश्चंस लगे हैं वहाँ पे। ठीक है, सर ग्रुप 2 की बात करते हैं। एस अगर मैं बात करूँ, लास्ट अटेम्प्ट जितने हुए हैं उस हिसाब से एस ठीक ठाक था इस बार का, मैनेजेबल था। बिकॉज एस जो माना जाता है कॉस्टिंग पेपर न्यूमेरिकल्स के लिए, इस बार न्यूमेरिकल्स देखने को मिले थे अच्छे खासे। बजट चैप्टर से भी क्वेश्चन थे थ्योरी वाले, बट मैनेजेबल क्वेश्चन थे। ठीक है सर, आईडीटी की बात करें, आईडीटी में हमेशा बोलता हूँ अगर आपका प्रोविजन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो आप आईडीटी पेपर को टैकल कर सकते हो। ऐसा लास्ट 20 अटेम्प्ट या 20 पेपर में ऐसा कुछ ऐसा टफ नहीं आता आईडीटी, बट स्टिल मैनेजेबल। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आपको सही रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कुछ चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस अच्छे से करने पड़ेंगे। अभी मैं सब डिस्कस करूँगा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगा, आराम से सुनना। ठीक है सर, बात करते हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट यस इकोनॉमिक लॉ वालों की बल्ले बल्ले। ठीक है, इस बार तो 3 के स्टडी डिट्टो इकोनॉमिक लॉज के आए थे, तो जिन्होंने पेपर इकोनॉमिक लॉज दिया होगा एज अ स्कोरिंग बेसिस, अब जो आगे सिलेक्ट करने वाले हैं स्कोरिंग बेसिस से इकोनॉमिक लॉ अच्छा पेपर है। सर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर वर्स्ट केस में भी, जैसे मैं अपने टेस्ट सीरीज में तैयारी भी करवाता हूँ, तो वर्स्ट केस में आप खुद भी अब टेस्ट दोगे तो इकोनॉमिक लॉ को हमेशा स्टडी मैट और इंडेक्स के हेल्प से पेपर अटेम्प्ट करना, कि अगर वर्स्ट केस में नहीं भी कुछ समझ आ रहा है तो मैं इस चीज़ को टैकल कर पा रहा हूँ। थ्योरी पेपर टैकल हो जाते हैं ओपन बुक में। ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल कुछ नया नया आ जाता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट थ्योरी पेपर मैनेजेबल होता है। सर बात करते हैं डीटी। यस, डीटी थोड़ा सा ट्रिकी था इस बार। अगर ग्रुप 2 में बात करें तो डीटी ने थोड़ा सा बैंड बजाया है ग्रुप 2 वालों का, बट एसएफएम जैसा नहीं था। ठीक है, एमसीक्यू ठीक ठाक मैनेजेबल थे, बट डिस्क्रिप्टिव बहुत कुछ नया था वहाँ पे। तो अगेन डीटी एंड एससीएमपी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो दो बाउंसर आते हैं ना ग्रुप 2 में, वो तो डीटी या एससीएमपी का बाउंसर आता है। इलेक्टिव में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ इकोनॉमिक लॉ और आरएम पता है। आरएम तो कभी कभी बाउंसर बहुत तेज आता है, बट इस बार भी आरएम थोड़ा सा मैनेजेबल था। इकोनॉमिक लॉ तो बल्ले बल्ले था। ठीक है, जो क्लियर है। अब सर डी टी एन एस सी एम पी इस ग्रुप में जो भी ग्रुप 2 अपेयर होने वाले हैं नेक्स्ट 23 अटेम्प्ट, नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, उनको बस ध्यान रखना है कि यार डी टी एस सी एम पी मुझे अच्छे से कवर करना है। एंड ग्रुप 1 वालों भाई साहब, आपको कोई पेपर भी बाउंसर आ सकता है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो चलो आई डी टी इकोनॉमिक लॉ मैनेजेबल होता है कि आप मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एक है कि एफ आर को अगर आपने कवरेज सही से किया, स्टडी मैट सही से किया, या कोई भी कंप्रेंसिव क्वेश्चन बैंक जिस भी टीचर से आप करते हो उसको अच्छे से किया, तो आप एक सेफ साइड में हो। सर थोड़ा सा डिटेल आते हैं। ठीक है, एंड जो भी अभी जो मेंटरशिप बैच मेरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 30 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, 20 सीट्स आर लेफ्ट। ठीक है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। इसके प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पे आप जाके देखोगे, मैंने डिटेल बता रखा है मेंटरशिप के बारे में, तो कोई कन्फ्यूजन लेके मत आना कि सर इसमें ऐसे था, ऐसे नहीं, मैंने सब बता रखा है। एंड वही चीज़ होना है। ठीक है, वो चीज़ हुआ है प्रीवियस बैचेस में। लास्ट जो भी मैंने 15-20 बैचेस लिए थे, या जो भी आप बोल सकते हो लास्ट 3 अटेम्प्ट के बैचेस थे, उसमें वो चीज़ करवाया मैंने। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट क्लियर करके आना। 1-2 क्लासेस पेंडिंग होगी चलेगा, बट बहुत ग्रुप वाले हो तो 4-5 क्लासेस कंप्लीट करके आना। एंड जो भी डिटेल चाहिए, डिस्कशन चाहिए, आप
फ़ोन नंबर है, आप मैसेज करके पूछ कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 30 मई को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं नहीं चाहता कि टारगेट स्टार्ट करने वाले बीच में बैच पे आओ, और शायद मैं ले भी नहीं पाऊंगा आपको। जिनका मन में आ चुका है भाई साहब, वेट मत करो, ठीक है, बिकॉज बहुत तगड़े तरीके से चलेंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना के चलेंगे, ठीक है। इट्स वी वर्क लाइक ए टीम, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले की पॉइंट्स दिखते हैं। सर एफआर में इस अटेम्प्ट में मेजरली मिस्टेक क्या हुआ? जैसे मेरे पास तो चलो 300-400 मेंटरशिप स्टूडेंट्स के डेटा थे, लास्ट मैंने ग्रुप भी बनाया था 200 स्टूडेंट का, ठीक है, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल थे। तो सर मेजरली मुझे क्या मिस्टेक नजर आया, जो कि यहाँ पे फेस टू फेस जो मेंटरशिप आते हैं 15-20 स्टूडेंट, ठीक है। सर क्या मिस्टेक मेजरली नजर आया? मैं हम जब प्रिपरेशन करते हैं ना, जब मैं टारगेट्स भी स्टार्ट करता हूँ ना, मैं टारगेट्स में तो कराता हूँ पूरा, लगभग लास्ट में तो स्लैशिंग होता है, बट मैं उसको फुल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर टाइम देता हूँ 20-22-25 दिन तक का 2 पेपर को। तो सर देखो, हम फोकस जो करते हैं ना एज ए स्टूडेंट, हम ए और बी कैटेगरी भी करते हैं। हम अपना शेयर बेस पेमेंट कर लिया, हमने लीजेस कर लिया, हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लिया, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर लिया, हमने रेवेन्यू कर लिया, तो हमें लगता है कि हो गया। ये आना भी होता है, ठीक है, पेपर में आता भी है। बट हम जब आगे बढ़ते हैं ना, पीपीई पहुंचते हैं, हम इन्वेंट्री पहुंचते हैं, हम एग्रीकल्चर पहुंचते हैं, हम 105 पहुंचते हैं, नॉन क्रेडिट एसेट हेल्थ फॉर सेल पहुंचते हैं, हम प्रोविजन कंटीजेंसी पहुंचते हैं, रिलेटेड पार्टी पहुंचते हैं, यहाँ पे हम स्लैशिंग करते हैं। अब स्लैशिंग दो टाइप की होती है, एक होता है टॉपिक स्लैशिंग करना, एक होता है कि हम कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर स्लैश कर दिए, ठीक है, मतलब नहीं करना है, रिलेटेड पार्टी नहीं करना है, ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं करना है, एक होता है ऑपरेटिंग सेगमेंट में ये वाला पोर्शन नहीं करना है। तो ये गलती मत करो। अभी जो 6 मंथ वाला बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, इसमें तो प्लीज़ ये गलती मत करो। आफ्टर रिजल्ट बैच वो बहुत स्पीड में होता है, ठीक है। तो मैं बोलने वाला हूँ, अगर आप बहुत सीरियस हो, ठीक है, आराम से चलोगे मेरे साथ, 6 मंथ्स हम बहुत अच्छे तरीके चलेंगे, ये मेरी एश्योरेंस है। बट वही गलती मत करना जो पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आफ्टर रिजल्ट बैच वो धमाकेदार नहीं होगा, वो तो और मज़ेदार होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम एक जोश में रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, 6 मंथ्स का बैच बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लो एंड स्टडी चलते हैं, बहुत आराम से डिस्कशन चलते हैं, अभी कोई घाई नहीं होता है भागने का में, ठीक है। तो सर एक गलती क्या देखा इस बार, ए एंड बी कैटेगरी स्टूडेंट करता है, एंड सी कैटेगरी आते आते हैं ना वो शिफ्ट कर देता है सब्जेक्ट से। अरे हो गया, ए एंड बी कर लिया सर, अब फुल टेस्ट दिलवा दो इसका, हम सी कैटेगरी देख लेंगे, 10 नंबर 15 नंबर मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप 6 मंथ्स वाले अभी प्रिपरेशन में हो, तो प्लीज़ ए बी सी सब करो। मतलब मैं बोलूँ, आईसीआई ने क्या कर दिया, आईसीआई ने सी बी ए बना दिया, या आईसीआई ने बी ए सी बना दिया, इस टाइप, या बी सी ए बना दिया, ठीक है, इस टाइप का पेपर आईसीआई ने बना दिया। तो आईसीआई हिट्स ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है, कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ करके आपको सी कैटेगरी उठा लेगा। जैसे इस बार भी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे, ऑपरेटिंग सेगमेंट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, सबसे दर्द तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का 16 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी से 4 मार्क्स था, इंटीग्रेटेड से 6 मार्क्स था, तो 16 से 22 मतलब 40-50 नंबर तो आपको बी एंड सी कैटेगरी से था। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अगर आप कोई टारगेट स्टार्ट करो, जो मेरा भी 30 स्टूडेंट मेंटरशिप में रजिस्टर्ड हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा है, अगर आप टारगेट स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने प्लान बनाऊंगा जहाँ पे हम प्रॉपर लास्ट तक जाएंगे, बट उस लास्ट तक कंप्लीट करना, थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम वो चलेगा, बट अगर हम अच्छे से एक बार कंप्लीट कवरेज कर देंगे ना, तो सेकंड रिवीजन में मैं एलडीआर दे रहा हूँ आपको। एलडीआर से क्या फायदा होगा, आपका बी और सी कैटेगरी रिवाइज हो जाएगा। एलडीआर का एक फायदा और होता है, जो अभी मैं जस्ट बना रहा हूँ नवंबर 23 के लिए, काम स्टार्ट कर दिया मैंने, इसलिए थोड़ा सा मैं अभी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं पिछले बार क्या गलती हुई थी, थोड़ा सा एलडीआर लेट आता है, लास्ट के 2-3 मंथ में स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने में कमी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एलडीआर बना के आपको पहले प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो सर ए बी सी सब करना है, 25 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, अच्छे से होगा, हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। एंड जब आईसीआई का एमटीपी आएगा ना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आईसीआई का टेस्ट क्या है। सर इस बार भी एमटीपी आया, तो मैंने जस्ट एमटीपी एनालाइज करके मेंटरशिप स्टूडेंट्स को बोला कि भाई सी कैटेगरी में बच के रहना, आईसीआई ना प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क डिस्क्लोजर यहाँ से क्वेश्चंस बहुत डाला, आईसीआई का बहुत फेवरेट हो गया, सी कैटेगरी देखने को मिल रहा है, 20-30-40 नंबर दिखा था सी कैटेगरी से एमटीपी में, जाके देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे पार्ट से पूछा था। तो एक आइडिया हो गया कि आईसीआई का भाई साहब टेस्ट पता चल गया, आईसीआई बी और सी कैटेगरी पकड़ रहा है। तो मैं सजेशन दूंगा कि ए बी सी पूरा करो, थोड़ा जोश से रहो, कि लास्ट भी स्टार्ट करोगे ऐसे तो लास्ट भी एंड भी ऐसा ही करना है, ठीक है। सर एसएफए में मिस्टेक क्या होता है, हम थ्योरी नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम थ्योरी को प्रॉपर्ली नेगलेक्ट करते हैं, हम थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना। मैं मेरे वर्ड्स देख लेना जाके प्रीवियस कोई वीडियो, ठीक है। एसएफएम पेपर में थ्योरी गेम चेंजर है। इन हार्ड पेपर थ्योरी आपको 40 मार्क्स दिलाएगा, इन इजी पेपर थ्योरी आपको एग्जामिशन दिलाएगा। यस, थोड़ा सा केसेस है जहाँ पर प्रैक्टिकल पढ़ के नंबर आ जाता है, बिकॉज एसएफए में ऐसा पेपर जहाँ पे 18 मार्क्स आ जाते हैं, बट हार्ड पेपर में थ्योरी आपको गेम चेंजर। सर इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर आपके क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लगाए थे, वहाँ से कुछ नहीं था। देखो ज़्यादा नहीं था, बट आप ये नहीं बोल सकते कुछ नहीं था, बिकॉज स्टार्टअप का वे ऑफ फाइनेंसिंग 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहीं से था, ठीक है।
फिर आपका पीटीसी जो पे थ्रू सिक्योरिटी पे थ्रू सर्टिफिकेट होता है, वो क्वेश्चन था वहाँ से। तो 8 मार्क्स था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज इस बार ऐसा पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत हार्ड पेपर था, तो स्टिल 8 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से थ्योरी था। तो मैं बोलता हूँ कि 2 थ्योरी तो आपको देखा देखा था। एक फर्स्ट चैप्टर से था, ठीक है, फाइनेंशियल चैप्टर से था, फाइनेंशियल पॉलिसी, वहाँ भी ईजी क्वेश्चन था थ्योरी का। तो 12 मार्क्स की थ्योरी में बोलता हूँ चलो 8-9 भी आपको आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ईजी क्वेश्चन थे, आप बना सकते थे क्वेश्चन यहाँ पे। एंड और क्या ध्यान रखना है सर, कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्योरी करके जाना। थ्योरी में स्पेशली स्टार्टअप से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सर एक क्वेश्चन और स्टार्टअप था, ऑफशोर फंड एंड डोमेस्टिक फंड्स था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन था। बट ठीक है, स्टार्टअप से 8 मार्क्स की थ्योरी, सिक्योरिटाइजेशन से 4 मार्क्स की थ्योरी, फाइनेंशियल पॉलिसी से 4 मार्क्स थ्योरी, रिस्क मैनेजमेंट से 4 मार्क्स की थ्योरी। तो आपको 12, 16 या 20 नंबर की थ्योरी आप अच्छे से कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थ्योरी को नेग्लेक्ट मत करना अपने प्रिपरेशन में। हम ऐसे मेंटरशिप में थ्योरी को 2 दिन का टाइम देंगे जहाँ पे अच्छे तरीके से थ्योरी करेंगे, एंड हर टेस्ट में आपको थ्योरी देखने को मिलेगा जो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट है। सर कॉन्सेप्ट, यस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो सर क्या होता है ना, एक बार हमने क्वेश्चन उठाया, हमने कैलकुलेटर लगाया लगाया and आगे बढ़ा नहीं। थोड़ा सा मैं बोलूँगा, अगर आप ग्रुप स्टडीज कर रहे हो, लाइक आपने 2-3 स्टूडेंट का ग्रुप बना रखा है, ठीक है, या मान लो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे भी हो जहाँ पे सीरियस चैटिंग होती है, मतलब सीरियस चैटिंग मतलब सीरियस डिस्कशन होता है। अब मैं बहुत सारे ग्रुप देखता हूँ, मैंने इसलिए टेलीग्राम पे ग्रुप ऑफ किया हुआ है, मतलब खामा खा का बात है, ठीक है। अब उसमें से कोई स्टूडेंट आके बोलता है सर पेपर बहुत ईजी था, मक्खन पेपर था एसएफएम के बाद। अब उस स्टूडेंट उसको 5-6 स्टूडेंट उसको है ना पॉइंट करना चालू कर दिया, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, एलियन हो, मतलब क्या डिस्कशन है तुम लोग का, मतलब फाइनल लेवल पे, मतलब छोड़ दो, इग्नोर इट। आपको पता है ना पेपर हार्ड था, हमें पता है पेपर हार्ड था, तो बहुत सारे ग्रुप में ना अननेसेसरी डिस्कशन चल रही है। तो उस टाइप के ग्रुप नहीं, मतलब एक अच्छा सीरियस स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे आप हाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो, एटलीस्ट कुछ नंबर चेंज करके, हाँ दोस्त तुम ये नंबर चेंज करो, हाँ तुम ये नंबर चेंज करो, यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या आप जहाँ फेस टू फेस जाते हो वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। एसएफएम में आपको ध्यान रखना है, इस बार भी यही चीज़ खेल हुआ था। सर थर्ड क्या है, कवरेज। सर कवरेज तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एसएफएम में हर चैप्टर 8-8 मार्क्स तक का आता है, एक पैटर्न है 8-8-4 8-8-4 8-8-4। तो इस बार थोड़ा सा कम पैटर्न को फॉलो हुआ, बट लास्ट अगर 5 अटेम्प्ट की बात करें या जो भी न्यू अटेम्प्ट की बात जितने आए थे, सर हर चैप्टर आई से टच कर रहा है, आईएफएम हो चाहे वो आईआरएम हो, चाहे आपको डेरिवेटिव्स हो, ठीक है, सबका सबका वेटेज है, म्यूचुअल फंड्स तक का वेटेज है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इस बार फॉरेक्स तो बहुत कम आया था, बट आपको हर बार वेटेज मिलेगा, हर चैप्टर मिलेगा, तो कवरेज आपको करना है। इसके लिए सर आपको हेल्प क्या कर सकता है, स्टिल आपको कोई लगता है कोई चैप्टर वीक है, तो आपको यहाँ पे एलडीआर हेल्प कर सकता है। एलडीआर तो आपको सब जगह हेल्प कर सकता है, बिकॉज देखो एलडीआर का ये मतलब नहीं है कि यार कोई मेरे से पूछता है सर यहाँ से कितना आ सकता है, 70-60 नंबर। पहले तो बता दूं इस अटेम्प्ट में यहाँ से 180 मार्क्स का आया, ठीक है, आउट ऑफ 340 60 मार्क्स के एमसीक्यू हटा दूं जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर मेरे को नहीं पता कितने आए कि नहीं आए डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एसएफएम में 40 नंबर था, एफआर में 70 था, ऑडिट में ज़्यादा लगा नहीं था, 20-22 नंबर तक का था, लॉ में अच्छे खासा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एंड इधर वाला मैंने एनालाइज किया नहीं था बिकॉज अभी थोड़ा बिजी था, ठीक है। सर एलडीआर से क्या फायदा होता है लास्ट डे रिवीजन बुक में, बिकॉज आप खुद बोलो कि आपके पास 1000 क्वेश्चन है, एफआर में अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वेश्चन है, क्या आप कर पाओगे पूरा? बिकॉज फर्स्ट मैं बोलता हूँ, फर्स्ट अभी रिवीजन है ना 6 मंथ्स वाला, इसको डिटेल करना है, पर लास्ट में आप नहीं कर पाओगे बॉस। आप लास्ट में थोड़ा सा ना घबरा जाओगे कि इतने क्वेश्चंस कैसे होंगे। एसएफएम में भी मान लो ना 500 क्वेश्चंस है, क्या पॉसिबल है लास्ट के आप 48 घंटे या जो भी घंटे होते हैं वहाँ पे आप पूरा 500 क्वेश्चंस कर लोगे? नहीं। तो सर एलडीआर क्या देता है, एलडीआर को 2 चीज़ देता है। एक तो आपको कवरेज देता है, ठीक है, कि हाँ आपने म्यूचुअल फंड्स किया तो इसमें 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर ने दिए, तो ये 12 क्वेश्चन हो गए, इन 12 की वजह से मेरा म्यूचुअल फंड रिवाइज हो गया। अब कितना आएगा नहीं आएगा, होप फॉर द बेस्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है, जैसे होते आया है एसएफएम में, हमेशा मैं बोलता हूँ कि अच्छे मार्क्स आए। इस बार थोड़ा सा पेपर टफ था, बट स्टिल क्वेश्चन थे एलडीआर से, ठीक है। सर और क्या करना है, अभी आपको स्टार्टिंग में एक गुड क्वेश्चन बैंक, एक अच्छा क्वेश्चन बैंक पकड़ना है जहाँ पे आरटीपी एमटीपी स्टडी मैट एटलीस्ट ये 3 कवरेज हो। इस बार पेपर में जो क्वेश्चन थे स्टडी मैट का तो क्वेश्चन था ही नहीं। सर कहाँ का था, जो क्वेश्चन देखे देखे थे वो आरटीपी के थे। सपोज एक इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन था, वो आरटीपी में आया हुआ है। म्यूचुअल फंड का रिवर्स कैलकुलेशन था, वो पास्ट ईयर नवंबर 2020 में क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चंस लगे ना कि हाँ देखे देखे थे, वो भी आरटीपी में आईसीए ने घुमाया था क्वेश्चंस को, तो वो चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये 3 कवरेज तो होना चाहिए। बेसिकली एमटीपी में क्वेश्चन स्टडी मैट के ही आता है, बट हाँ इतना कवरेज आपके बुक में तो कम से कम होना चाहिए कि एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट रिविजन में, नॉट फॉर लास्ट कि हाँ एक बार आपने बना रखा है क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑडिट में डोंट इग्नोर अदर चैप्टर्स। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशनल एथिक्स, हम कार्डो, हम टैक्स ऑडिट, हम ऐसे, हम कंपनी ऑडिट अच्छे से पढ़ के जाते हैं। अरे वो तो आईसीआई को ही पता है कि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ के आने वाले हो, व्हाट अबाउट द अदर चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आईसीआई क्या करता है, यहाँ पे आईसीआई करता है गूगली। अब आईसीआई ने क्या किया, पेपर हार्ड क्यों हुआ था, बिकॉज बच्चा प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से पढ़ के आता है, एंड यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है जो समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन आया कहाँ से।
कार्डो में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है, कंपनी ऑडिट समझ नहीं आ रहा कौन सा सेक्शन पूछा आई से ने यहाँ पे, ऐसे कुछ नए नए नजर आ रहे थे। तो ये चीज़ पता है, आई से ही पता है कि यार आई से को पता है कि ये तो सब पढ़ के जा रहा है, मतलब अगर मैं बोलूँ 100% में अगर स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं तो 80% तो इतना कवरेज तो करके जाते हैं। So what about this chapters? Insurance, NBFC, peer review, automated liabilities of auditor, forensic audit, ये नहीं करके जाता है कोई। तो इस पे हमें स्टार्टिंग से ध्यान रखना है, इसलिए मैं टारगेट्स में ना, जब मैं टारगेट्स देता हूँ तो साथ साथ मैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी देता हूँ इंपॉर्टेंट वाले, तो ये तो क्रैम कर लो कम से कम समझ के कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है इस चैप्टर में भी। लास्ट टाइम मैंने इन पे क्वेश्चन दिया लाइबिलिटीज का, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि यहाँ पे ध्यान रखना, लगता है कभी कभी प्रोफेशनल एथिक्स है, एक क्वेश्चन दिया लाइबिलिटीज का, वही क्वेश्चन डिट्टो उठ के आया था, ठीक है। एंड एलडीआर से 20-25 मार्क्स था। सर इंश्योरेंस का क्वेश्चन आया था, एक्चुअली वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिटर इन एक्चुअली प्रोसेस, ठीक है। एनबीएफसी का वो डिवीजन का क्वेश्चन आया था। पीयर रिव्यू का स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू था, जिसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आउट है, ये सारे क्वेश्चंस थे स्टडी, ये एलडीआर से क्वेश्चन थे, आपके कोई भी क्वेश्चन बैंक से थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन बैंक तो आपको आराम से यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटेड का थोड़ा सा नया टफ क्वेश्चन था, बट स्टिल पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो ठीक ठाक आते हैं। तो थोड़ा सा अदर चैप्टर से फोकस करो, लाइक फॉरेंसिक हो गया, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, इन चैप्टर्स को पढ़ो, साथ साथ इन पढ़ो, बिकॉज आई सी पता है ये सब पढ़ के जा रहा है। सर लॉ में प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन, ठीक है, लॉ में प्रोविजन अच्छे से पढ़ो, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो प्रोविजन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अमेंडमेंट्स कवर करना पड़ेगा, एंड लास्ट 1.5 डेज का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। 1.5 डेज का क्वेश्चन बैंक क्यों? बिकॉज आईबीसी से चैप्टर आप कॉन्सेप्ट में 3 घंटा लगा रहे हो, पता चला डिटेल क्वेश्चन में 3 घंटा लगा रहे हो, तो आपका पूरा 7 घंटा आईबीसी जा रहा है, नहीं इतना नहीं दे सकते, आपको 1.5 डेज का क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा। 151 पे अगर मान लो आपके 10 क्वेश्चन है तो आपको 151 को एक अच्छा क्वेश्चन करो जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे एलडीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। चलो लॉ में ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज प्रोविजन अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन क्वेश्चन बैंक, ठीक है, थर्ड रोल क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्रिस्प क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा। सर डीटी, अब ग्रुप 2 में सबसे खतरनाक खेल क्या खेलता है? डीटी खेलता है। यस, बहुत सारे लोग के लिए इजी लगता है, बहुत सारे लोग के लिए बहुत टफ पेपर है, बट मैं बोलूँगा कि अगर आपका कमांड स्टार्टिंग से अच्छे से है और अभी आप क्लासेस जा रहे हो तो थोड़ा सा सीक्वेंस को अच्छे से करना। स्टार्ट विथ इंटरनेशनल टैक्सेशन जो आपको 30 मार्क्स देता है 10 to 2 क्लासेस में, कोई भी टीचर क्लास कर रहे हो 10 से 12 क्लास में आपको 30 मार्क्स का काम हो जा रहा है, जहाँ पे आपका डी टी डबल ए 2 क्लास में खत्म होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, 3-4 क्लास में खत्म होता है, एना टैक्सेशन 3-4 क्लास में खत्म होता है, एक्सप्लोइटेशन लेवी 1 क्लास में खत्म होता है, एंड जो अदर थ्योरी चैप्टर वो 2-3 क्लास में खत्म होता है। तो एक पैरेटो एनालिसिस बोलते नहीं है, कम एफर्ट्स लगा के आपका अच्छा कवरेज हो रहा है, एंड एक अच्छा लग रहा है कि आप नया चीज़ पढ़ रहे हो डीटी में, और मज़ेदार भी, जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहे हैं। बिकॉज हम स्टार्ट करते हैं ना, ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट किया तभी बैच में मेंटरशिप के, कि हम स्टार्ट जब पीजीपी एंड कैपिटल करते हैं ना, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट है ना ऐसे मायूस पड़ा हुआ है, ये तो मैं इंटर में पढ़ा हूँ, मन नहीं कर रहा सर ये करने का, बट जब इनको मैंने ये स्टार्ट कराया ना, एंड ऐसा कोई लिंक नहीं है कि आप परेशान हो जाओगे, नहीं आराम से हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट जगाता है कि हाँ यार पढ़ने में मन लग रहा है, तो और ये 30 मार्क्स का आता भी है। तो थोड़ा डीटी में ना सीक्वेंस इंपॉर्टेंट करना, थोड़ा सा मैं बोलूँगा ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स पहले करना, उस पर से इंटरनेशनल टैक्सेशन, देन आपको एएमटी मैट एसईजेड, ठीक है, देन आपके लिए पास चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन होंगे वो करना, देन टीडीएस टीसीएस, देन पीजीबीपी, ठीक है। एक सेकंड, सर डीटी में है ना एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, जो आईसीआई के एमसीक्यू है ना वो अच्छे से करना, अगर आपके पास वीडियोस होंगे वीडियो थ्रू करना, बट एमसीक्यू करके आना, बिकॉज बट ये तभी करना जब आपका एक बार कवरेज हो जाए, बिकॉज एमसीक्यू क्या होता है ना, जब रिवीजन करने जाते हो ना, उससे एक बार अगर एमसीक्यू कर लो ना 3-4 घंटे में किसी वीडियो के थ्रू या खुद से भी, तो आपको एक बार डिटेल आइडिया हो जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखना है। एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होते हैं, ये मैं सही बता रहा हूँ। एमसीक्यू डीटी में करके जाना, मैंने ऊपर लॉ ऑडिट की बात नहीं की थी, एमसीक्यू में डीटी में एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड ये सीक्वेंस देखो, 30 मार्क्स तो आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, मैट एएमटी एसईजेड से मैं बोलता हूँ चलो 6 to 8 मार्क्स तक का, पीजीबीपी 14 मार्क्स का आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट 6 मार्क्स तक का आता है, टीडीएस 6 to 8 मार्क्स तक का आता है, असेसमेंट एंड अपील 6 to 8 मार्क्स का आता है। थोड़ा फाइनेंस वाले टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सर आईडीटी सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, लॉ का प्रोविजंस पे ध्यान रखना है। 1.5 डेज पे रिगार्डिंग आपके पास कोई चार्ट होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आईडीटी आते आते बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगा कि आप स्टडी मैट पूरा पढ़ पाओ, ठीक है। कोई चार्ट बुक रखो, एंड अच्छी चार्ट बुक रखो जहाँ पे कवरेज कंप्लीट हो। क्वेश्चंस के लिए आपको आईटीसी वाले चैप्टर, वैल्यूएशन वाले चैप्टर जो सेक्शन नंबर 15 ऑफ जीएसटी है, एंड आपका कस्टम वैल्यूएशन चैप्टर, बैगेज का चैप्टर, एग्जामिशन चैप्टर है, यहाँ पे प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, एंड और जगह आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। ये मैं लास्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि गलती कहाँ होती है, ठीक है। स्टार्टिंग तो आपको अच्छे से डिटेल में जाना है, सब क्वेश्चंस करते चलो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन कैसे आएगा? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आएगा कि विच इंक्लूड्स
मैन्युफैक्चरिंग में टैक्सेबल या टोटल लेते हैं, कहाँ क्या लेते हैं, ई वे बिल में कौन सा काउंट होता है, क्या टैक्स का अमाउंट काउंट होकर 50,000 दिखते हैं, एक्सक्लूड दिखते हैं, TDS TCS में कितना रेट होता है, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओके होना चाहिए। IDT पेपर मैनेजेबल होता है, ठीक है, आपको DT एंड SMP को बहुत ध्यान रखना है। सर कॉस्टिंग, सर ये आप सेल्फ भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर ग्रुप 2 वाले बच्चे हो तो IDT एंड कॉस्टिंग आप सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो। सर थ्योरी क्या करना है, सर SM खुद से नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से बनाओ। अभी एक स्टूडेंट ने जब स्टार्टिंग जस्ट आपका नवंबर खत्म हुआ था बैच, एक स्टूडेंट जस्ट मेंटरशिप में आके रजिस्टर हुई थी, ठीक है, उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉस्टिंग के थ्योरी नोट्स बनाए थे, ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत की थी उसने, ठीक है, कॉस्टिंग पेपर उसका अभी अच्छा गया है, थोड़ा सा IDT एंड DT में वो थोड़ा सा दिक्कत है वो, बट ठीक है मैनेज हो जाएगा, उससे मेरे को भरोसा है। सर देखो थ्योरी में क्या बोलूंगा, SM या आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट नोट्स है उसको लेके आप उस पर SM के पढ़ के मॉडिफिकेशन करो, मतलब आपको SM कहीं ना कहीं अपना मेन रखना पड़ेगा स्टडी मटेरियल, ठीक है, बिकॉज ऐसे ही पता है कि हर टीचर अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में प्रॉपरली चीज नहीं रख पाता है, तो ऐसे ही वो पोर्सन बहुत उठा के आराम से उस पर गेम खेलता है, ठीक है। इस बार भी लीडरशिप मैनेजमेंट प्रिंसिपल उठा के ऐसे ने गेम खेलना चाहा, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए सर, ठीक है, और कॉन्सेप्ट नोट्स लेके आप SM लेके बैठो जिसमें प्लस माइनस कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो, तो कॉन्सेप्ट नोट्स आपको बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ रिटेन हो जाएगी। सब प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ स्टडी मैट में फिक्स मत हो, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है एंड कुछ नया क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकल में तो हो सकता है गेम बच जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल के लिए कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बैंक में स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, जो भी अच्छा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बैंक आप देख लो एंड उसको परचेज करके आप चैप्टर वाइज, लाइक आपने सेकंड चैप्टर उठाया मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, SM से थ्योरी करो या कॉन्सेप्ट नोट से थ्योरी करो, SM से पढ़ते हुए थोड़ा सा एंड अपना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करते आगे बढ़ो, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, आपको बार बार 40 जगह नहीं जाना पड़ेगा, आपके SM भी कवर होंगे, आपके RTP भी कवर होंगे, आपके पास्ट ईयर भी कवर होंगे एंड आपका केस स्टडी डाइजेस्ट भी कवर होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, केस स्टडी डाइजेस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे लास्ट 2 अटेम्प्ट से केस स्टडी डाइजेस्ट को आप इंपॉर्टेंट कर दिया है, प्रीवियस अटेम्प्ट भी एंड ये अटेम्प्ट भी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एक 20 मिनट्स मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है अभी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, अभी लिंक अभी मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। सर फीस क्या है, इट्स अ 6 मंथ बैच, ठीक है, फीस बोथ ग्रुप की 6,999 है, ठीक है, एंड सिंगल ग्रुप के लिए 4,999 है। अगर आपका कोई पेपर में एग्जामेशन है या वो पेपर आप नहीं जाना चाहते हो मेंटरशिप टारगेट्स एंड टेस्ट के लिए, ठीक है, टारगेट्स एंड देखो मेंटरशिप में क्या क्या सर, टारगेट्स भी मिलेंगे, डेली अपडेट, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं कि मैं आपको एक पेज दे दूंगा एंड इसी पेज चलो और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं, डेली अपडेट होगा टारगेट नाइट में, जो बच्चा अपना अगले दिन स्टार्ट कर सकता है, मॉनिटरिंग होगा डेली बेसिस पे, हाँ कितना हुआ कैसे हुआ, ऐसे वो मुझे हर 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा जब टेस्ट होगा। जो टारगेट्स होंगे 1 2 3 दिन के या जो भी दिन के, वो मैं टेस्ट के थ्रू पूछूंगा, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा, एक साथ रिजल्ट आएगा, एक सीक्वेंस वाइज रैंक वाइज रिजल्ट आएगा। तो सर 6 महीने का बैच है, ठीक है, बोथ ग्रुप 6,999, सिंगल ग्रुप 4,999, एग्जामेशन है तो 500 रुपीज़ ऑफ है एंड कोई भी आपको बात करना रिगार्डिंग विद कूपन ऑफ एंड डिस्काउंट, ठीक है, तो आप कॉल लगा सकते हो 85, आप नोट कर लो नंबर, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ 85,879,11158। सर 30 मई द लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप जब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे देखोगे ऑलरेडी 30 स्टूडेंट ने रजिस्टर करा रखा है, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक है। सर डेली डिटेल वाइज होगा, मतलब इस तरीके ये सारी प्रिपरेशन हम यहीं पे कर लेंगे। तो जो इंटरेस्टेड है, अब देखो सर इंटरेस्टेड मतलब क्या हुआ कि हाँ स्टार्ट करना है तो बैच स्टार्ट करना है, अगर किसी को लग रहा है कि मन में है तो सर मिड ऑफ द जून मैं कोई बैच नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ या कोई मैं एनरोलमेंट नहीं लूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप टारगेट्स 15-20 दिन हो जाए फिर आप बीच में बैच करने आ रहे हो, ठीक है। अगर सच में इंटरेस्टेड हो 6 मंथ्स चलना चाहते हो मेरे साथ एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि कॉल कोई और उठाएगा, नहीं, पर्सनली आफ्टर बैच रजिस्ट्रेशन या बैच स्टार्टिंग कॉल मैं ही उठाऊंगा, जो डिस्कशन हम फोनो कॉल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड बीच बीच में अपना जूम मीटिंग डिस्कस करते हैं, 6 मंथ्स में तो जूम मीटिंग अच्छा खासा डिस्कस हो जाता है, ठीक है, जो भी टेस्ट के बाद एक क्यूमुलेटिव मिस्टेक्स होंगे वो डिस्कस कर चलेंगे एंड एज अ टीम वर्क आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्रिपरेशन करो, नवंबर 23 वालों पेपर अटेम्प्ट कैसा भी रहे, हार्ड रहे ईजी रहे, अगर प्रिपरेशन बेस्ट है ना तो जो लास्ट तक खड़ा रहेगा ना वो पक्का रिवॉर्ड मिलेगा उसको।